हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खरे मकदम में मैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स पे बीएससी के स्टूडेंट को डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज़ बना रहा था और बहुत दिनों से मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं डाला था। और हमारे बेसिकली दो ही टॉपिक बचे हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, रुक जाइए मुझे पेन मोटा कर लेने दीजिए। हाँ, ये हो गया। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ये जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स नाम के चैप्टर में बेसिकली टोटली इट्स बेस्ड ऑन रट्टा। रट्टा पे तो बेस्ड है ही, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि रट्टा तो खैर वह आपके शुरुआती टॉपिक्स तो पूरे रट्टे पे बेस्ड है, पर दो दो इसमें ऐसे सब टॉपिक्स है, दो ऐसे विषय है, या आप कहना चाहेंगे उसे इकाइयां हैं, या जो भी बोलिए, वो दो ये है कंसेप्चुअल। दो टॉपिक्स सिर्फ इस पे कंसेप्चुअल है, वो है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन NpCl2 थ्राइस। एक तो इसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ना है, ये कंसेप्चुअल पार्ट है। और दूसरा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, सेम चीज है, ऊपर जो लिखा है सेम, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन NpCl2 4 times। सिर्फ only these two are not theoretical, these two are totally concept based. These two topics are concept based in this chapter, and the rest of the topics are just for रट्टाफिकेशन purpose. अगर आपने उन्हें रट्टा कर लिया तो हो जाएगा काम आपका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन NpCl2 थ्राइस। तो ये वीडियो में आपको मैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन NpCl2 थ्राइस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए कि NpCl2 थ्राइस में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कैसी होती है। ओके, तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग लिखने से पहले यहाँ पे मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज पहले नहीं बताऊंगा, पहले इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बताऊंगा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप कभी भी जब भी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग करते हैं, जब भी आप किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बताते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम्स कौन से देखिए, सेंट्रल एटम्स कौन से, तो आप देखेंगे कि सेंट्रल एटम्स जो है क्लियरली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर द सेंट्रल एटम्स एंड क्लोरीन इज अ सब्सटीट्यूएंट। सिंपली क्लोरीन इज अ सब्सटीट्यूएंट। तो आपको कभी भी रूल नंबर 1 ये होता है, जब भी आप स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कर रहे होते हैं तो रूल नंबर 1 ये होता है कि आप सेंट्रल एटम्स से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की शुरुआत करते हैं। तो आप चालू कर देंगे, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही आप लिखेंगे, आप पाएंगे कि आउटर वाला, आउटर लिखना है बेसिकली, आउटर लिखिएगा। इनर लिखने में तो मतलब नहीं है, क्योंकि इनर शेल्स तो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2s2 2px1 2py1 2pz1। Obviously 1s2 is also there, but it is inner shell, so it does not participate in bonding. But these four subshells participate in bonding. These four orbitals participate in bonding. Which four? 2s, 2p, 2px, 2py, 2pz. These participate in bonding. So आपको इसमें करना क्या होगा कि आपको बेसिकली सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख लिया, अब आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर एंड NpCl2 थ्राइस में नाइट्रोजन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ओके, sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे ही मुझे पता चला तो मैं एक s को और दो p को मिक्स कर दूंगा।
मुझे पता चल गया है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैं एक s और दो p को मिक्स कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने उन्हें मिक्स किया तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मुझे मिल गई। वो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, sp2 मतलब तीन खाने रहेंगे, उसमें तीन कंपार्टमेंट्स रहेंगे। ये तीन कंपार्टमेंट्स मैंने बना दिए, और ये तीन कंपार्टमेंट्स में 2 और 1 3 और 1 4 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया आपने, बच गया 2pz। तो 2pz जो है विल रिमेन एज इट इज, सो 2pz विल रिमेन एज इट इज। तो ये 2pz का मैंने बना दिया। ओके, तो ये तो हो गया सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जो नाइट्रोजन में sp2 होता है। और ये इसका कोई वे नहीं है दोस्तों। आप सोचेंगे कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपने सर कैसे पता किया, तो इसके लिए कोई वे नहीं है। इसके लिए आपको पहले ही बुक में दिया रहेगा, उसे पढ़ना होगा और आपको फिर उस हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना होगा। तो ऐसा मान के चलिए कि सेंट्रल एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन भी आप नहीं बता सकते, वो आप सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए आप बता सकते हैं कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि NpCl2 थ्राइस समान कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में आप नहीं बता सकते कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन लिखने के बाद में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर दीजिएगा आप, क्योंकि बुक में वैसा दिया हुआ है, तो इसलिए आप भी वैसा ही करेंगे। इसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है कि sp2 ही क्यों किया, यही क्यों किया, यही क्यों किया, तो वो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और नाइट्रोजन की ऑर्बिटल डायग्राम मैं यहाँ बना सकता हूँ, वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा कि ये तीन ऑर्बिटल्स, ओ सॉरी गलत ड्रॉ हो गया, अंडू करने दो। हाँ, ये तीन ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर वाले शेप में, इस तरीके से। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में आप ये देख पाएंगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक तरफ तो पेयर भरा हुआ है, तो आप यहाँ पेयर डाल देंगे, और दो दो अनपेयर्ड है, तो ये अनपेयर्ड यहाँ पे डाल दिया। ये सब इक्वल साइज के है दोस्तों, ओके। ये तीनों ऑर्बिटल्स इक्वल साइज की, ये और ये इक्वल साइज की है। बस मैं यहाँ पे ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉनिक पेन के कारण, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए और एक एक इसमें चले गए, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये इस तरीके से। अब जो 2pz ऑर्बिटल है नाइट्रोजन की जो 2pz ऑर्बिटल है, ये इनका एक प्लेन बनेगा, आपको पता है इनका एक प्लेन बनेगा, क्योंकि ये प्लेनर ज्योमेट्री होती है, 120 डिग्री वाली ज्योमेट्री है, तो इनका ये प्लेन बन गया। मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल का लोब आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है, ये वाला ऑर्बिटल का लोब आपके मोबाइल के स्क्रीन के पीछे की ओर जा रहा है, और ये वाला ऑर्बिटल का लोब आपके मोबाइल के स्क्रीन के आगे की ओर आ रहा है, समझे। तो प्लेन प्लेन बेसिकली आपको समझ में आ गया ये। और ये एक प्लेन में है, क्योंकि ये यहाँ से ऐसा मैंने इस तरीके से प्लेन ड्रॉ अगर मैं करता हूँ, इस तरीके का प्लेन, मतलब ये आपके मोबाइल के स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में ये तीनों ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ये भी और ये भी, ठीक है, ओके। अब मैं 2pz ऑर्बिटल ड्रॉ करूंगा, तो वो 2pz ऑर्बिटल यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर जाएगी, ये 2pz ऑर्बिटल हो गई जो अनहाइब्रिडाइज्ड है और सिंगली ऑक्यूपाइड है। तो इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन भी दिखा देता हूँ साथ में, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिखा दिया, ओके। तो ये हो गया नाइट्रोजन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, आपको ये भी ड्रॉ करना रहेगा एग्जाम में। और ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। NpCl2 थ्राइस जहाँ तक कंसर्न है उसके लिए सच ये सब मामले है, ये सब आपके सामने फैक्ट्स है। अब फास्फोरस की बात कर लेते हैं। फास्फोरस में क्या हाल है NpCl2 थ्राइस में, तो मैं न्यू स्क्रीन लेके फास्फोरस में क्या हाल है वो बता देता हूँ। तो देखिए फास्फोरस जो है, जहाँ तक फास्फोरस कंसर्न है, तो फास्फोरस में अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंदर से लिखने के बजाय सिर्फ आउटर लिखिए सिर्फ। और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब जैसे ही लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, 3s2 3p
X1 3p Y1 3p Z1। ओके, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके अंदर भी ऑर्बिटल्स होगी, नो डाउट, इसके अंदर भी ऑर्बिटल्स होगी 2p6 तक, लेकिन वो 2p6 तक के ऑर्बिटल्स का कोई रोल नहीं है यहाँ। आपको सिर्फ आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। ओके, अब ये क्या होगा इसमें, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे 3dz एम्प्टी ऑर्बिटल है। यहाँ थ्री इसकी फास्फोरस के पास एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स होती है, तो उसमें से 3dz x या फिर बोलिए इंस्टेड ऑफ 3dz x से 3dxz ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल खाली है और फास्फोरस की। तो क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नाइट्रोजन, सॉरी फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही जाएगा तो ये जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन है ये उछल के 3dxz में चला जाएगा। तो 3dxz में जैसे ही जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट वाला। अब होगा क्या कि ये जो इतनी जो ऑर्बिटल्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी ऑर्बिटल्स है ये करेगी हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और ये जो है अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगी ये वाली ऑर्बिटल। तो जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरीके से कुछ दिखना शुरू हो जाएगा और इसमें 4 कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से इसमें फिलअप हो जाएंगे। ये हो गया, और ये 3dz जो है 3dxz ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरीके से। तो अब दोस्तों देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो होगा ये कि इस तरीके की ज्योमेट्री इस तरीके से ऑर्बिटल्स अपने आप को ओरिएंट कर लेगी इस तरीके से। तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स ने अपने आप को ओरिएंट कर ली, और जैसे इस तरीके से ऑर्बिटल्स ने अपने आप को ओरिएंट की, आपको समझना है दोस्तों इस चीज को, ये चारों ऑर्बिटल्स प्लेनर नहीं है। ओके, ये जो 2 ऑर्बिटल दिख रही है ना यहाँ पे, जो मैं रेड कलर में जो दिखा रहा हूँ, ये 2 ऑर्बिटल्स आपके मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन पे है जो रेड कलर में दिखाई, और जो ग्रे कलर में दिखा रहा हूँ वो 2 ऑर्बिटल्स आपके मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन का प्लेन आप समझ रहे हैं, रेड वाली ऑर्बिटल्स आपके मोबाइल की स्क्रीन पे है, और ये वाली जो ऑर्बिटल है ये वाली ऑर्बिटल आपके मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन के पीछे है, और ये वाली ऑर्बिटल नीचे वाली मोबाइल के प्लेन के स्क्रीन के बाहर की ओर आ रही है। तो इस तरीके से ये इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होकर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई, और ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ये ऑर्बिटल में लाई करेंगे। तो ये ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्यूपाइड 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा दिए, 1 2 3 और ये 4। तो ये हो गया। अब ये जो बची हुई ऑर्बिटल है 3dxz, ये 3dxz ऑर्बिटल इस ठीक यहीं से, ये तो न्यूक्लियस है, इसी के ऊपर से इसके ऊपर गिचड़ मिचड़ हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ठीक इसी न्यूक्लियस के ऊपर से कुछ इस तरीके से ये 3dxz ऑर्बिटल भी ओरिएंट की हुई रहेगी, और ये 3dxz ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से होगी, एक ही प्लेन में। ओके, एक ही प्लेन में चारों लोब्स, और ये 3dxz का शेप है, और ये यहीं से आएगी दोस्तों, इस तरीके से यहीं पे रहेगी, लेकिन वहां पे घिचड़ मिचड़ हो जाता है, इसलिए मैंने अलग से ड्रॉ करके दिखा दिया यहाँ पे। बाकी इसके ऊपर भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, लेकिन देखिए जैसे ही मैंने वो ड्रॉ किया आपको दिखना बंद हो गया कि क्या है एक्चुअल, तो इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया था। तो वो सिंगली ऑक्यूपाइड रहेगी, ये सिंगली ऑक्यूपाइड रहेगी। ओके, ये सिंगली ऑक्यूपाइड है। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन और फास्फोरस की टोटल स्थिति। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन और फास्फोरस का लिख देता हूँ, और उसके बाद में वो बॉन्डिंग कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। तो देखिए नाइट्रोजन की हालत कुछ इस तरीके से है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्लस 2pz1, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, सॉरी sp2 है, sp3 नहीं है, sp2 है,
और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बताइए? 1 2 और ये 3, और इसमें ये सिंगली ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो होता ये है, नहीं इसमें एक और है। ओके, तो होता ये है कि ये तो लोन पेयर एज इट इज रहता है, ये लोन पेयर है, रिमेन्स एज इट इज, ये रिमेन्स एज इट इज वाली बात है। और ये जो दो है, ये जो दो है, ये और ये नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और ये वाला फास्फोरस के साथ में पाई बॉन्ड, फास्फोरस के साथ में पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, मैं यहाँ नीचे में फास्फोरस की बात कर लेता हूं, उसमें क्या हाल चल रहे हैं। तो फास्फोरस में आप देखेंगे जैसे ही, तो फास्फोरस में आपकी कुछ हालत इस तरीके से है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, उसमें sp2 थी, इसमें sp3 है, और ये sp3 और साथ में 3d ये सिंगली ऑक्यूपाइड है। और ये sp3 कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से है, 1 2 3 4, और ये सिंगली ऑक्यूपाइड। तो इसमें से दो तो फास्फोरस क्लोरीन से बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता है। तो मैं यहाँ प्लेन का चेंज कलर करके दिखा देता हूँ। ये सिग्मा बॉन्ड विथ क्लोरीन के लिए यूज हो गई, ये सिग्मा बॉन्ड विथ क्लोरीन के लिए यूज हो गई, ये सिग्मा बॉन्ड्स विथ नाइट्रोजन के लिए यूज हो गई, सिग्मा बॉन्ड विथ नाइट्रोजन, ये भी सेम सिग्मा बॉन्ड विथ नाइट्रोजन। और ये जो 3d जो है, ये सिंगली ऑक्यूपाइड, ये नाइट्रोजन के साथ में पाई बॉन्ड बनाती है, पाई बॉन्ड विथ नाइट्रोजन। ओके, अब सारा का सारा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। आप जैसे ही इसे साथों साथ अगर आप नोट करेंगे तो सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, स्केलेटन स्ट्रक्चर, तो स्केलेटन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। ये नाइट्रोजन हेक्सागोनल रिंग बना लेते हैं, हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं ये, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये हेक्सागोनल रिंग बनेगी। दूसरा कलर ले लेता हूँ, मान लीजिए, अज्यूम कीजिए स्ट्रेट लाइंस है। ओके, अज्यूम कीजिए वो स्ट्रेट लाइंस है। इस तरीके से हेक्सागोनल केज बन गया, इस रिंग बन गई। और इस हेक्सागोनल रिंग में फास्फोरस और नाइट्रोजन अल्टरनेटली है। यहाँ फास्फोरस है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ फास्फोरस है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ फास्फोरस है, यहाँ नाइट्रोजन है। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2pz ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन की खाली होती है। तो 2pz ऑर्बिटल्स ये नाइट्रोजन की यहाँ परपेंडिकुलरली लाई कर रही है, ये नाइट्रोजन की 2pz परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये नाइट्रोजन की 2pz परपेंडिकुलर है। ओके, और जो फास्फोरस है उसकी भी एक ऑर्बिटल खाली है पड़ी हुई है। तो वो खाली पड़ी हुई ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से लाई करेगी। ये कुछ इस तरीके से आपको समझना है दोस्तों। ये वाली जो लोब्स है, ये वाली, ये और ये वाली जो लोब्स है, ये और ये वाली लोब्स, ये नाइट्रोजन के तरफ मुंह करके है। और ये जो पीछे की दो दिख रही, छोटी वाली जो दो दिख रही है फास्फोरस की, छोटी नहीं होती है, पर मैंने आपको 3D इफेक्ट दिखाने के लिए छोटी दिखाया है। तो ये नाइट्रोजन के अपोजिट साइड जा रही है। ठीक है, ये नाइट्रोजन के ये जो है, ये वाली और ये वाली, ये नाइट्रोजन के अपोजिट साइड जा रही है। और ये वाली जो है, ये ग्रीन वाली ऑर्बिटल के पास आ रही है। और यहाँ से ये जो है बॉन्डिंग कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, ये पाई बॉन्ड हो गया। फिर उसी तरीके से ये वाला जो फास्फोरस है, उसकी ये वाली ऑर्बिटल और ये वाली ऑर्बिटल, ये दोनों ये वाले नाइट्रोजन के हरी वाली ऑर्बिटल की तरफ मूव कर रही है। और ये वाली जो दो है, ये हमारे तरफ फेस कर रही है, ये हमारी तरफ है, रेड वाली हमारी तरफ है, येलो वाली नाइट्रोजन की तरफ है। और यहाँ पे भी
कुछ इस तरीके की ही चीज होगी। ये नाइट्रोजन की तरफ मूव कर रही है, तो यहां से ये पाई बॉन्ड बना रही है, ये नाइट्रोजन के अपोजिट फेस कर रही है, यहां से ये पाई बॉन्ड बन रहा है, और ये पाई बॉन्ड का ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पाई बॉन्ड्स बन गए। अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, आप बोले पूछेंगे सिग्मा बॉन्ड के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। सिग्मा बॉन्ड के बारे में पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो ये वाला जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। जितनी भी ये सॉलिड लाइंस दिख रही है ना, जितनी भी सेफ्रॉन कलर की सॉलिड लाइन दिख रही है, ये देखिए ऑरेंज कलर की सॉलिड लाइन, ये सारी ऑरेंज कलर की सॉलिड लाइन बेसिकली सिग्मा बॉन्डिंग को ही दिखा रही है। और ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है नाइट्रोजन के sp2 और फास्फोरस के नाइट्रोजन के sp2 सिग्मा फास्फोरस के sp3 के बीच में। उसी तरीके से ये वाला भी फास्फोरस के sp3 ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के सिग्मा किसके साथ, नाइट्रोजन के sp2 के साथ। ठीक है, उसी तरीके से सारे 6 के 6 सारे बॉन्ड, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी मतलब सारे साइड 6 साइड दिख रही है ना आपको हेक्सागन की, तो सारे के सारे नाइट्रोजन के sp2 और फास्फोरस के sp3 के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, जितने भी येलो वाले सॉरी ऑरेंज वाले जितने भी है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। अब मैं यहाँ पे इसको बेंजीन से कंपेयर करना चाहूंगा। बेंजीन से जैसे ही मैं इसे कंपेयर करता हूं तो ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन बेंजीन नहीं है। एरोमेटिक क्यों नहीं है, दिस इज नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों नहीं है ये, दिस इज नॉट एरोमेटिक, दो इट हैज बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, इवन देन इट इज नॉट एरोमेटिक। वो इसलिए दोस्तों, वो ये इसलिए एरोमेटिक नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वाली जो ऑर्बिटल्स है जिन्हें मैं रेड कर रहा हूं, ये वाली ऑर्बिटल्स, ये वाली ऑर्बिटल्स, ये वाली ऑर्बिटल्स जिन्हें मैंने रेड किया अभी अभी, तो ये रेड मार्क की हुई जो ऑर्बिटल्स है ये कभी भी नाइट्रोजन से ओवरलैप नहीं कर सकती, नाइट्रोजन के ऑर्बिटल से कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकती, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये जो रेड जो गोदा है, मैंने रेड गोदा हुआ जो है वो कभी भी नाइट्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि वो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होने वाली है। आप देख सकते हैं क्लियर कट कि वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। एक तरफ तो आपकी फेस टू फेस वाली ओवरलैपिंग है, इसमें ओवरलैपिंग परफेक्ट होगी, लेकिन यदि ये वाली ऑर्बिटल इस तरीके से हो जाए, मतलब कि आपके मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ मुंह की हुई है ऑर्बिटल और ये वाली प्लेन में, मतलब ये मान लीजिए आपको फेस कर रही है ऑर्बिटल, प्लेन के बाहर आ रही है मोबाइल के, ये वाली ऑर्बिटल भी प्लेन के बाहर आ रही है मोबाइल के और आपको फेस कर रही है, तो इसलिए ये ओवरलैपिंग संभव नहीं हो पाता है। तो ये देखिए रेड गोदे हुए वैसे ही हैं, ये रेड गोदे हुए ग्रीन वालों के साथ कभी भी ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। जबकि बेंजीन में क्या होता था कि बेंजीन में देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर तो वैसा ही बनता था, हेक्सागोनल रिंग, लेकिन सारे के सारे बॉन्ड बेंजीन में सारे के सारे ऑर्बिटल्स पी ऑर्बिटल्स होने के कारण ये एरोमेटिसिटी शो करता था, क्योंकि ये यहां से भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, यहां से भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, यहां से भी पॉसिबल है, यहां से भी पॉसिबल है, यहां से भी पॉसिबल है। देखिए आप क्लियर कट बेंजीन में, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होता, और जबकि बेंजीन एरोमेटिक होता है क्योंकि सारी की सारी 2p-z ऑर्बिटल्स होती है उसमें। ओके, आपको समझ में आ गई बात। तो होता यह है, इसी वजह से फास्फोरस के एटम पर यहाँ पे न्यूक्लियस के पास यहाँ इस तरीके से नोड बनता है। ये देखिए नोड बन रहा है क्लियरली, ये नोड बन रहा है, ये नोड, तो ये नोड बन जाता है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे आपको 3D स्ट्रक्चर इसका एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर, ये तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया था, अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि बॉन्ड लाइन वाले स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको। मान लीजिए ये ब्लैक वाला जो है ये नाइट्रोजन है और ये ब्लैंक वाला फास्फोरस है, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ब्लैक वाला नाइट्रोजन, ब्लैंक वाला फास्फोरस,
ब्लैक वाला नाइट्रोजन, ब्लैंक वाला फॉस्फोरस। ओके, ये N है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है और ये P है। ओके, तो ये इनको ज्वाइन कर दीजिए। ओके, ये ज्वाइन हो गए और जैसे ये ज्वाइन होते हैं तो ये ज्वाइन होने के बाद में आप देख सकते हैं कि क्लोरीन किस तरीके से लाई करेंगे। क्लोरीन क्लोरीन कुछ इस तरीके से, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, इस तरीके से, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, और ये पीछे की ओर, प्लेन के पीछे की ओर, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब बॉन्ड एंगल की भी बात कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल जो ये वाला है, पीएनपी बॉन्ड एंगल, पीएनपी बॉन्ड एंगल मतलब पीएनपी मतलब ये वाला देखिए, पीएनपी। ठीक है, पीएनपी बॉन्ड एंगल तो ये 119 डिग्री होता है। और एनपीएन बॉन्ड एंगल जो है, एनपीएन 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 बॉन्ड एंगल जो है ये वाला, ये 120 होता है। ठीक है, इसमें इसमें बॉन्ड, पीएन बॉन्ड लेंथ जो है ये होती है 1.6, ये जो है ये 1.6 होती है, 1.6 एंगस्ट्रॉम, 1.6 एंगस्ट्रॉम होती है पीएन बॉन्ड एंगल, पीएन बॉन्ड लेंथ हर जगह 1.6 एंगस्ट्रॉम होती है, इस तरीके से 1.6 एंगस्ट्रॉम, सब 1.6 एंगस्ट्रॉम है। जितने भी हेक्सागन के साइड्स है सारे 1.6 एंगस्ट्रॉम के यहाँ पे है। ओके, स्केलेटन नाइट्रोजन एटम्स जो होते हैं वीकली बेसिक होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसके प्रॉपर्टीज लिख के दिखा देता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज में कोई भी बड़ी बात नहीं है, प्रॉपर्टीज यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। 8 एक्सप्लेनेशन तो पूरा हो गया, अब प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेनार 6 membered planar 6 membered ring with chlorine atoms। ये आपको नोट करना है, सारा समझा दिया है मैंने। above and below the ring। फिर सेकंड पॉइंट है इसमें, इसकी प्रॉपर्टीज में, pn बॉन्ड लेंथ, pn बॉन्ड लेंथ is equal to 1.6 एंगस्ट्रॉम। pnp बॉन्ड एंगल, pnp bond angle is equal to 119 degree and npn bond angle is equal to 120 डिग्री। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी होती है स्केलेटन नाइट्रोजन एटम्स, मतलब जो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं आर वीकली बेसिक। क्यों वीकली बेसिक होते हैं? क्योंकि मैंने बताया था लोन पेयर रहता है, तो नाइट्रोजन एटम्स आर वीकली बेसिक एंड कैन बी प्रोटोनेटेड। मैंने बताया था क्यों वीकली बेसिक होते हैं, क्योंकि उसमें एक लोन पेयर आता है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और लिखेंगे उसे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर आता है, तो वहां पे प्रोटोनेशन किया जा सकता है इसका, तो इसलिए इन्हें बेसिक बोला है। क्योंकि विच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आर कॉल्ड एज, और H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, और जो भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेसिक होता है। जो प्रोटॉन दे वो एसिडिक होता है, और जो प्रोटॉन ले वो बेसिक होता है। तो ये प्रोटॉन लेगा तो ये बेसिक हो जाएगा। ओके, ये इट कैनॉट बी, इसे एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह इलेक्ट्रोकेमिकली, इट कैनॉट बी इलेक्ट्रोकेमिकली रिड्यूस्ड, it cannot be electrochemically reduced
like aromatic compounds. इसे एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह इलेक्ट्रोकेमिकली रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकली रिडक्शन क्या होता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकली रिड्यूस होते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकली रिड्यूस नहीं होते क्योंकि ये एरोमेटिक है ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि क्यों एरोमेटिक नहीं है, आप पीछे 10 सेकंड 15 सेकंड पीछे करके भी देख सकते हैं। और इसकी सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बोलता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट इन यूवी स्पेक्ट्रा, ये क्या होता है इसमें घुसने की जरूरत नहीं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट इन यूवी स्पेक्ट्रा which is observed in aromatic compounds is not observed in NpCl2 थ्राइस। NpCl2 थ्राइस में ये नहीं देखा जाता। एंड जिसकी सेवंथ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है all pn bonds equal in length, all pn bonds are equal in length। ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन NpCl2 थ्राइस खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा क्या पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये पढ़ने वाले NpCl2 4 टाइम्स में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, थैंक यू। और मुझे प्रोत्साहन देने के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए आप मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।